जय श्री कृष्णा। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। रितेश अपने ऑफिस में काम में व्यस्त था। पेशे से वह एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट फर्म में काम करता था। सारा समय वह काम में डूबा रहता था। उम्र उसकी मात्र 32 वर्ष की ही थी, लेकिन उसके दिमाग के घोड़े जब दौड़ते थे तब अनुभवी आर्किटेक्ट भी चारों खाने चित हो जाते थे। हमेशा शांत रहने वाला रितेश एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही रितेश का जीवन सीमित था। रितेश का व्यक्तित्व साधारण था। गेरुआ रंग और मध्यम कद काठी। उसका शरीर किसी को आकर्षित नहीं करता था, लेकिन उसका काम और काम के प्रति समर्पण हर किसी को आकर्षित करता था। ऑफिस के नज़दीक ही उसने रहने के लिए एक कमरा किराए पर लिया था। वह ऑफिस पैदल आया जाया करता था। उसके पास कोई कार, स्कूटर, बाइक वगैरह कुछ भी नहीं था। कमरे में एक बिस्तर, कुछ कपड़े, कुछ किताबें के अतिरिक्त कुछ बर्तन जिनमें वह अपना खाना बनाया करता था। दाल, रोटी, चावल बनाना वह सीख गया था और इन्हीं में अपना गुजारा करता था। कभी रोटी नहीं बनाई, फलाहार से काम चल जाता था। ऑफिस में रिया नई आई थी। वह भी काम के प्रति समर्पित थी। सुबह सवेरे रिया को ऑफिस में रितेश नहीं दिखा। वह एक प्रोजेक्ट पर रितेश के साथ काम कर रही थी। उसने फ़ोन किया, लेकिन रितेश ने फ़ोन नहीं उठाया। रितेश को रात में तेज बुखार हो गया था, जिस कारण वह करवटें बदलता रहा और सुबह नींद आई। तेज नींद के झोंके में फ़ोन की घंटी उसे सुनाई नहीं दी। तेज नींद के झोंके में फ़ोन की घंटी उसे सुनाई नहीं दी थी। ऑफिस में रितेश के बॉस कमलनाथ को आश्चर्य हुआ कि बिना बताए रितेश कहाँ चला गया। उसने कोई संदेश भी नहीं छोड़ा। रितेश ऑफिस के लिए समीप ही रहता था, इसलिए लंच समय में टहलते हुए कमलनाथ रितेश के घर की ओर रिया के संग चल दिए। रितेश एक मकान की तीसरी मंजिल पर बने एक कमरे में रहता था। जब कमलनाथ और रिया रितेश के कमरे में पहुंचे, तब डॉक्टर रितेश का चेकअप कर रहा था। डॉक्टर ने दवाई का पर्चा लिख दिया। पर्चा तो आपने लिख दिया, लेकिन बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। रितेश ने डॉक्टर को अपनी लाचारी बताई। डॉक्टर ने अपने बैग से दवा निकाल कर रितेश को दी और कहा, यह दवा अभी ले लो। पानी किधर है? पानी की बोतल बिस्तर के पास एक स्टूल पर रखी हुई थी। रितेश ने दवा ली। कमलनाथ ने डॉक्टर से रितेश की तबीयत का हालचाल पूछा। मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। लैब का टेक्नीशियन खून और पेशाब के सैंपल जांच के लिए यहीं से ले जाएगा। रितेश को 3 दिन से बुखार आ रहा था। मुझे टाइफाइड लग रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद कमलनाथ ने रितेश से दवा का पर्चा लिया और रिया को केमिस्ट शॉप से दवा लाने को कहा। कमरे को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अकेले रहते हो।
कमलनाथ ने रितेश से पूछा। रितेश ने गर्दन हिलाकर हाँ बोल दिया। रितेश, तुम आराम करो, मैं यहाँ ऑफिस बॉय को भेज देता हूँ, वह तुम्हारी मदद कर देगा। तुम कुछ दिन आराम करो, काम हम देख लेंगे। रिया ने रितेश को दवा दी और कमलनाथ के संग वापस ऑफिस चली गई। रितेश को बार बार उतरते चढ़ते बुखार से कमज़ोरी हो गई। शाम को ऑफिस बॉय रितेश के लिए बाजार से कुछ फल ले आया और दाल चावल बना दिए। अगले दिन जांच रिपोर्ट आने पर टाइफाइड की पुष्टि हो गई। रितेश ऑफिस जाने की स्थिति में नहीं था। टाइफाइड ने उसका बदन निचोड़ लिया, जिस कारण वह ऑफिस नहीं जा सका। 3 दिन बाद कमलनाथ ने रितेश से उसकी तबीयत पूछी और उसके ऑफिस आने की असमर्थता जताने पर ज़रूरी काम निपटाने के लिए रिया को उसके घर जाकर काम करने को कहा। कमज़ोरी के कारण रितेश ने शेव भी नहीं बनाई थी। स्नान करने के पश्चात उसने कपड़े बदले थे और चाय बनाकर ब्रेड को चाय में डुबोकर खा रहा था। फाइल और लैपटॉप के साथ रिया रितेश के कमरे पर पहुंची। पिछली शाम कमलनाथ से बातचीत के बाद रिया के उसके पास आकर काम करने का कार्यक्रम बन गया था। रितेश ने कमरा व्यवस्थित कर लिया था। बिस्तर पर नई बेडशीट बिछा दी थी और झाड़ू लगाकर कमरा साफ कर दिया था। 2 कुर्सी के साथ एक गोल मेज थी। सुबह का अखबार पढ़ते हुए रितेश चाय पी रहा था। ब्रेड को चाय में डुबोकर खाते देख रिया अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सकी। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वह भी चाय में बिस्कुट और ब्रेड डुबोकर खाती थी। मुस्कुराहट के पीछे का राज भी बता दो, रितेश ने आखिर पूछ ही लिया। रिया लैपटॉप और फाइल गोल मेज पर रख कर एक कुर्सी पर बैठ गई। रितेश ने रिया को चाय देते हुए कहा, अभी नहीं है, गरम है, पहले चाय पी लो। काम करते हैं, बिस्कुट मीठे भी हैं और नमकीन भी हैं, कहकर रितेश ने बिस्किट के डिब्बे रिया के सामने रखे। चाय पीने के पश्चात दोनों ने काम आरंभ किया। 1 घंटा काम करने के पश्चात रितेश ने आंखें बंद कर ली। सर, आपको थकान हो रही है, कुछ देर के लिए काम रोक लेते हैं, बाद में कर लेते हैं। टाइफाइड ने बदन निचोड़ लिया। एक मुश्त काम नहीं होता है, थोड़ा आराम करता हूँ, 10-15 मिनट बाद काम करते हैं। जी सर, आप आराम कीजिए। रितेश ने एफएम रेडियो लगाया। रेडियो पर गीत आ रहा था। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। रितेश ने एफएम स्टेशन बदल दिया। वहाँ नए गीत आ रहे थे। अच्छा गाना था। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। रिया ने रितेश से कहा, पुराना गीत है और साथ में थोड़ा उदासी वाला, शायद आपको पसंद ना आए इसलिए बदल लिया। सर, मुझे नए पुराने सभी गीत पसंद हैं। रिया की बात सुनकर रितेश मुस्कुरा दिया और काम फिर से शुरू कर दिया। धीमे स्वर में एफएम रेडियो बजता रहा और हर आधे घंटे बाद रितेश काम बंद कर 10 मिनट आराम करता। दोपहर के 1 बजे रिया ने रितेश से खाने के बारे में पूछा। अभी गरम कर देती हूँ, मूंग छिलके वाली दाल के साथ चावल बनाए हैं, आप भी लीजिए।
रितेश ने कहा, मैं अपना टिफ़िन लाई हूँ, आप आराम कीजिए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। खाना खाते समय रिया ने रितेश से पारिवारिक प्रश्न पूछ लिया। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने घर से किसी को बुला दीजिए। बूढ़े माता पिता को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। बहन भाई अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहते हैं। अब बुखार तो उतर ही गया है। आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बड़े भाई के साथ रहते हैं। आप विवाह कर लीजिए, 1 से भले 2। रिया की बात सुनकर रितेश मुस्कुरा दिया और खाना खाने के बाद बोला, विवाह के कारण ही यहाँ अकेला रह रहा हूँ। आपकी पत्नी अलग रहती है? मेरा पत्नी से तलाक हो गया है। 4 साल पहले मेरा रीमा से विवाह हुआ था। मैं भी आर्किटेक्ट और रीमा भी आर्किटेक्ट। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। उस समय हम कोलकाता में काम करते थे। विवाह के 1 महीने बाद ही रीमा अपने मायके गुवाहाटी गई और लौटकर नहीं आई। मैंने उसे बुलाया, गुवाहाटी भी कई बार लेने गया, पर वह मेरे साथ रहने को तैयार नहीं हुई। 6 महीने के प्रयास के बाद मैंने थक कर बिना किसी कारण के रीमा का परित्याग कर दिया। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तलाक ले लिया। पिछले वर्ष कोर्ट ने तलाक पर मुहर लगा दी और मैं कोलकाता छोड़ दिल्ली आ गया। कोई कारण तो अवश्य होगा। उसने कोर्ट में भी कोई कारण नहीं बताया और तलाक हो गया। विवाह के बाद हम मुश्किल से 1 महीना साथ रहे। मुझे आज तक उसका बिना कारण छोड़कर चले जाने का रहस्य समझ नहीं आया। जब उसे रहना ही नहीं था तब विवाह ही क्यों किया। खैर, अब 1 वर्ष से अकेला रह रहा हूँ। अपने गुजारे के लिए खाना बना लेता हूँ। आप जो गीत सुन रही थी वह मेरे हाल पर सही बैठता है। रीमा को भूलना चाहता हूँ और वो याद आ जाती है। वो तो मैं देख रही हूँ। रिया पूरे दिन रितेश के साथ रही, मिलजुल कर काम करते रहे और शाम को अपने बॉस कमलनाथ को कार्य प्रगति की सूचना दी। गहरी सोच में डूब गया। तुम चिंता मत करो, अब जो मुसीबत आई है उसका मुकाबला मिलकर करेंगे। आप वकील से बात करो, अधिक चिंता मत करो। रिया को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा देख रितेश में हिम्मत आई और कोलकाता में उसने वकील से बात की जिसने उसका तलाक का केस लड़ा था। वकील बनर्जी बाबू ने रितेश को कोलकाता आकर एक बार मिलने को कहा ताकि केस की पैरवी की जा सके। रितेश के साथ रिया भी कोलकाता में वकील बनर्जी से मिली। वकील बनर्जी तलाक की पुरानी फाइल देखकर कहता है कि आपका तलाक परित्याग के कारण हुआ था। रीमा ने बिना कारण आपका परित्याग किया। गुजारा भत्ता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के अंदर मिलता है। उसने देरी से केस फाइल किया है जिसका हम विरोध करेंगे और दूसरी आपत्ति हमारी सेक्शन 125 के अंतर्गत करेंगे कि रीमा ने बिना किसी कारण आपका परित्याग किया और आपके साथ रहने से इनकार किया था। इन्हीं वजहों से तलाक मिला था और आपका गुजारा भत्ता देना नहीं बनता है। आप केस जीतेंगे, आप बेफिक्र रहें।
रिया ने अपने तलाक का जिक्र किया। तब वकील बनर्जी ने समझाया कि सेक्शन 125 के तहत आपसी रजामंदी से हुए तलाक में समझौते के अंतर्गत गुजारा भत्ता नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे केस में एकमुश्त राशि का समझौता होता है। रितेश कोर्ट की तारीख पर कोलकाता आया। रीमा से आमना सामना हुआ। रितेश ने कहा, रीमा, तुमने बिना किसी कारण के मेरा परित्याग किया था, जिस कारण हमारा तलाक हुआ, और अब तुम गुजारा भत्ता मांग रही हो, जो तुम्हारा हक भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं। रितेश, यह तो मेरा हक है। पहले नहीं मांगा, अब मांग लिया। यह तो देना ही होगा तुम्हें। जब शादी से भाग गई तब हक नहीं बनता है। कानून महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। तुम मेरा हक नहीं छीन सकते हो। अपने मन से पूछो, जब वैवाहिक जीवन का कोई दायित्व नहीं निभाया, तुम भाग खड़ी हुई। इसको भगोड़ा कहते हैं। कोर्ट भगोड़ों से कोई सहानुभूति नहीं रखती है। तुम अपना केस वापस ले लो। मैंने केस वापस लेने के लिए नहीं किया है, गुजारा भत्ता लेने के लिए किया है। क्या तुमने शादी गुजारा भत्ता लेने के लिए की थी? बिल्कुल, यही समझो। तुम भारतीय स्त्री के नाम पर एक कलंक हो। विवाह जन्म जन्म का रिश्ता होता है। पति और पत्नी अपना संपूर्ण जीवन एक दूसरे पर न्योछावर करते हैं। सुख और दुख में बराबर के भागीदार होते हैं। तुमने क्या किया? विवाह से भाग खड़ी हुई, सिर्फ गुजारा भत्ता लेने के लिए। अब जो भी बात होगी कोर्ट में होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कहकर रीमा चली गई। कोर्ट में हर दूसरे महीने तारीख पड़ जाती थी। रितेश को ऑफिस से छुट्टी लेकर कोलकाता जाना पड़ता। वकील से बात कर पेशी के दौरान रणनीति बनानी पड़ती। कभी जज महोदय छुट्टी पर होते तो कभी रीमा का वकील तारीख ले लेता कि वह दूसरी कोर्ट में व्यस्त है। कभी उसका वकील तारीख ले लेता और कभी वकीलों की हड़ताल के कारण तारीख मिल जाती। एक बार जज का तबादला हो गया और नए जज ने तारीख दे दी। तारीख पर तारीख के बीच कभी कभार 2-4 मिनट की सुनवाई हो जाती। रितेश कोर्ट के पचड़ों से परेशान था, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। आखिर 3 वर्ष बाद कोर्ट का फैसला आया। रीमा की ओर से तर्क दिया गया कि सेक्शन 125 के अंतर्गत तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता का हक है, क्योंकि उसने दूसरा विवाह नहीं किया। जबकि रितेश की ओर से तर्क दिया गया क्योंकि रीमा स्वयं विवाह के 1 महीने बाद भाग गई थी और कई प्रयासों के बावजूद रितेश के संग नहीं रही, और रीमा ने रितेश का परित्याग कर दिया, और इसी कारण हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तलाक हुआ। और सेक्शन 125 के अंतर्गत रीमा जानबूझकर रितेश के साथ नहीं रही, इसलिए वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। ऑफिस में काम करने वाली सहकर्मी से विवाह किया, जो 1 महीने बाद उसे त्याग कर भाग गई। गलती पत्नी की और गुजारा भत्ता दे पति, यह कहाँ का इंसाफ है। रिया ने रितेश का हौसला बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की सलाह दी। रिया, आज 6 वर्ष हो गए हैं मुकदमा लड़ते हुए। हिम्मत टूट गई है अब। बिना कसूर के सज़ा काट रहा हूँ मैं। रितेश, हमारे देश और समाज की यह बहुत बड़ी विडंबना है
कि बेकसूर सज़ा भुगतता है और कसूरवार मज़े करते हैं। सेक्शन 125 एक भले काम के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग रीमा जैसी औरतें करती हैं, जो भले पुरुषों से विवाह करके छोड़ देती हैं और पुरुषों को जीवन भर बिना किसी कारण के दंड भुगतना पड़ता है। रितेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला 3 वर्ष बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने रितेश की दलील को अस्वीकार कर दिया कि रीमा ने दूसरी शादी नहीं की, इसलिए रीमा गुजारा भत्ता की हकदार है। विवाह के बाद रीमा ने रितेश का परित्याग किया, जिस कारण हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तलाक हो गया। सेक्शन 125 में तलाक के बाद गुजारा भत्ता है। तलाक के बाद रीमा और रितेश स्वाभाविक रूप से अलग रहेंगे। यह अलग रहना ही गुजारा भत्ता दिलाता है। रितेश की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया कि यह किसका परित्याग है। रीमा ने जानबूझकर बिना कारण के रितेश का परित्याग किया और इस परित्याग के कारण रीमा को गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। रीमा पढ़ी लिखी आर्किटेक्ट हैं, वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, लेकिन रीमा ने स्वयं को बेरोजगार बताया। रीमा ने दोबारा विवाह नहीं किया और बेरोजगार की बात मानते हुए रीमा के हक में फैसला किया। 10 वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई के चंद सिक्कों की जीत से रीमा को क्या मिला, यह रितेश और रिया नहीं समझ सके। ऐसी स्त्रियों को गुजारा भत्ता का कानून भी बेसिर पैर का लगा, लेकिन उनके हाथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए थे। आखिर कानून को अंधा क्यों बनाया हुआ है? अबला नारी को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अबला पुरुष को सबला नारी से भी बचना चाहिए। कानून को किताब से निकाल कर व्यावहारिक निर्णय लेने चाहिए। रितेश और रिया जवाब ढूंढने में नाकामयाब हुए। उनके हाथ 10 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद सिर्फ निराशा ही मिली। सच झूठ के आवरण में छिपकर अपना स्वरूप खो बैठा। धन्यवाद।